नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरकिरत सिंह लेकर के आया हूँ फिर से एक टॉपिक मानव भूगोल का, जिसके अंदर हम देखने जा रहे हैं आज 9th क्वेश्चन को। और 9th क्वेश्चन में हम देखेंगे मानव प्रजातियों के बारे में। मानव प्रजाति, जिस प्रकार से जानवरों की प्रजातियां होती हैं अलग अलग, उसी तरीके से मानव की भी प्रजातियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, जनजाति की बात नहीं कर रहे, जाति की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्रजाति की, जो कि होती है रेसेस। ठीक है, ह्यूमन रेसेस की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्या होती हैं प्रजातियां? एक नस्ल विशेष, ठीक है, नस्ल विशेष जो होती है उसे एक प्रजाति कहा जाता है। एक प्रजाति के रूप में उसे समझा जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक जाति हो गई या एक वंश हो गया, नहीं। ये एक प्रकार से क्या है कि अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले, क्योंकि हमने देखा था कि मानव जीवन पर सबसे अधिक जो अपनी प्रभाव छोड़ता है, सबसे अधिक अपनी जो छाप छोड़ते हैं ना, वो होती है जलवायु। जलवायु का सबसे बड़ा मुख्य रोल होता है अपने मनुष्य को प्रभावित करने में, उसके क्षेत्र को प्रभावित करने में। तो इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र का जो मनुष्य है, अब उसकी जो शारीरिक बनावट है वो अलग अलग प्रकार की है। जैसे हमने जनजातियों में देखा था कि जो एस्किमो ठंडे प्रदेश का मानव है वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट है और उसका जो कद है थोड़ा छोटा है, मझला कद है, और उसका जो मुंह है वो चपटा है। जबकि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की बात की, या अभी अभी हमने मसाई की बात की, तो मसाई के जो पैर होते हैं वो लंबे लंबे, मतलब कि मसाई की जो शरीर होता है वो लंबा होता है, पतला होता है, नाक पतली होती है, मुंह पतला होता है, सिर पतला होता है। इस तरीके से ये इनकी विशेषता होती है। अपना कैसा सिस्टम, अपना कोई अलग ही सिस्टम है, बेढंगा सा अपना शरीर है। और फिर देखा जाए तो अपना शरीर जो है वो थोड़ा सा ना ज़्यादा काले में और ना ज़्यादा गोरे में आता है। ठीक है, यानी कि जो एस्किमो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर गोरा है। ठीक है, तो इसीलिए उसका जो रंग है वो पीलापन जैसा है, पीलापन लिए लाल रंग कह सकते हैं। जबकि जो अपनी बुशमैन है, बुशमैन का रंग जो है वो काला है, श्वेत है, श्याम है, सॉरी। तो इस प्रकार से ये उनके रंग, उनके बाल और उनके नाक या चेहरे के आधार पर हम प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। 3 विद्वान हमारे पास में रहेंगे मानव प्रजातियों का वर्णन करते हुए, क्रोबर, हैडन और टेलर। इनके वर्गीकरण को समझाना है, इनके वर्गीकरण को अपने को समझना है कि इन्होंने प्रजाति अगर कही है किसी चीज़ को अगर प्रजाति कहा है तो किस बेसिस पे कहा है, और फिर उसको दूसरी प्रजाति से अलग जो नाम दिए हैं, जो उनके स्थान डिसाइड किए हैं, वो किस बेसिस पे किए हैं, हमें इसे समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी के धरातलीय भाग के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों के शारीरिक बनावट, प्रजनन क्षमता तथा उनके रक्त वर्ग में भिन्नता पाई जाती है। इन्हीं गुणों के आधार पर मानव को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। शारीरिक संरचना के गुण प्रजाति में वंशानुगत परस्पर एक के अनुसार दूसरा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। ये हमें भी पता है कि वंशानुगत जो है कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो वंशानुगत चलते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, एक बार प्रजाति अलग हो गई, एक प्रजाति किसी और स्थान पे चली गई, एक ठंडे स्थान पे चली गई, एक व्यक्ति सारा दिन एसी में बैठने लग गया, एक व्यक्ति सारा दिन धूप में जलने लग गया, तो एसी में बैठने वाले का जो रंग है वो श्वेत हो जाएगा और धूप में जलने वाले का रंग जो है श्याम हो जाएगा। फिर उसकी और इसी तरीके से 1-2 पीढ़ियाँ अगर ऐसे ही चलती रही, ऐसा ही बिहेव करती रही, तो आने वाले टाइम में जब उनकी 10वीं 11वीं पीढ़ी होगी तो भले वो एसी में क्यों ना बैठे, श्याम वाला एसी में क्यों ना बैठे, फिर भी उसके जो आगे की जो पीढ़ी होगी उसमें भी श्याम जो रंग का ही आगे संतान पैदा होगी। तो ये छाप होती है वातावरण की, जो मनुष्य पर स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। प्रजाति का अर्थ, तो आपने पहले देखा कि हमने प्रजातियों का विभाजन क्यों किया है। अब हम बात करते हैं कि प्रजाति अगर कहा तो कहा किसे गया है। प्रजाति शब्द अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है।
प्रजाति के लिए इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ई फॉक्स ने किया था। विद्वान ई फॉक्स ने इसका अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में 1570 में इसने इसका जो शब्द का प्रयोग किया था, रेसिस शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने उन लोगों को एक ही प्रजाति से संबंधित माना जिनका रक्त उनके पूर्वजों के समान रहता था। रेस शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के, ठीक है, इटालियन भाषा के रज्जा शब्द से हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सी भाषा है? इटालियन भाषा का शब्द है रज्जा, जहाँ से ये रेस शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है परिवार, वंश या फिर नस्ल, ब्रीड। ठीक है, तो ये होता है क्या भी रज्जा का शाब्दिक अर्थ। और इस शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले ई फोक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में इसका जो है शब्द का प्रयोग किया था। देखिए क्रॉपर क्या कहते हैं, प्रजाति को ये किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। देखिए, प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। प्रजाति क्या है? एक मान्य जैविक, क्योंकि मनुष्य क्या है? एक जैविक घटक है पर्यावरण का। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। यह आनुवांशिक समूह है जो नस्ल जनिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। जो प्रजाति है वो सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये जाति, ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का, तो ये जाति जो हम बात कर रहे हैं तो जाति होती है सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा, जबकि प्रजाति जिसको प्रकृति ने बनाया है तो वो एक प्राकृतिक अवधारणा कहलाएगी, यानी उसे हम जैविक अवधारणा नाम देंगे। तो प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, न कि सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा। ठीक है, हैडन क्या कहते हैं? प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती हैं। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से क्या होता है? भिन्न होता है। इन्होंने भी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि प्रजाति जो है वो एक नस्ल विशेष है, और ऐसी नस्ल विशेष, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जैसे रक्त समूह की हम बात करें कि ए पॉजिटिव वाले की नस्ल अलग होगी और बी पॉजिटिव वाले की नस्ल अलग होगी, नहीं। ये प्रजाति के अंदर अलग अलग रक्त मिल सकते हैं, यानी कि रक्त पे डिपेंड नहीं करता कि वो अलग प्रजाति का व्यक्ति है। डिपेंड करता है कि उसके वातावरण के ऊपर उसकी छाप या उसका आनुवंशिक समूह या उसका प्राकृतिक जो समूह है। तो एक प्राकृतिक समूह दूसरे प्राकृतिक समूह से भिन्न होता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, दूसरे प्राकृतिक समूह के व्यक्तियों को अलग नस्ल मानते हैं और एक प्राकृतिक समूह के व्यक्तियों को एक नस्ल मानते हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक लक्षणों का जो योग होता है वो प्रत्येक प्रजाति में अलग अलग देखने को मिलता है। ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं? मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। तो ये भी बात कहते हैं कि भी आप इसको सभ्यता से ना जोड़ें कि प्रजाति क्या है, कि क्या पिछली जो सभ्यता थी वो एक प्रजाति थी, आने वाली सभ्यता एक प्रजाति होगी, क्या इस प्रकार से प्रजातियों का वर्गीकरण देखने को मिलेगा? नहीं, ये इस प्रकार से हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये हमें मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करेगी, हमें अलग अलग नस्ल को देखना है। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? इन्वायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन, 1947 में इन्होंने ये किताब लिखी है। और ग्रिफिथ टेलर जो हैं, जिन्हें आप पहले भी जान चुके हैं कि ये नवनिश्चयवाद के जनक कहे जाते हैं। बलाश जो कि संभववाद के जनक कहलाते हैं, जो आप फ्रांसीसी विद्वान हैं। तो मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इन्होंने किसमें लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, 1923। 22-23 का टाइमिंग पहले भी हमने एक बार देखा था इसका, कि 1922-23 का टाइम इसका लिखा हुआ था।
वैसे अमूमन मैं इसका टाइम जो है वो 1911 लिखवा रहा हूँ, तो अपन इसको कंफर्मेशन करेंगे। और तो फिलहाल एक बार ये ध्यान रखना कि इनकी किताब है, जबकि 1910 में इनकी मृत्यु हो जाती है ब्लाश की। ठीक है, फ्रांसीसी विद्वान है, फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं, और फ्रांस में इनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। फ्रांस में मानव भूगोल का जनक ब्लाश को कहते हैं। समाजशास्त्री डॉक्टर मजूमदार जो हैं, ये क्या कहते हैं, यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूह से पृथक पहचाना जा सके और उस जैविकी समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हों, यह एक प्रजाति होगी। तो ये एक ही प्रजाति होगी। ठीक है ना, अगर किसी में एक जैसे लक्षण पाए जाते हैं, एक जैसे शारीरिक बनावट पाई जाती है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अफ्रीकन लोग जो हैं वो पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर फैल चुके हैं। यूरोपीय लोग जो हैं वो अलग अलग विश्व में फैल चुके हैं। अमेरिकन लोग हैं, चाइनीज़ हैं, सब फैल चुके हैं। तो भले कहीं पर भी वो चले गए हों, लेकिन अगर उनके आपस में क्या हो रहे हैं, अभी शारीरिक लक्षण मैच हो रहे हैं ना, तो वो एक ही प्रजाति के ही सदस्य दिखाई देंगे, प्रतीत होंगे। चलिए, मानव प्रजातियों के विकास के कारक अथवा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मानव प्रजातियां, हमें प्रजातियां क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तो यहाँ आप इस बात को समझते समझते आपको पता चल जाएगा कि प्रजातियां, यानी कि हम वास्तव में बात किसकी कर रहे हैं, क्या चीज़ है, कौन से शारीरिक लक्षण हैं जिनकी हमें इसके अंतर्गत बात करनी है। तो देखिए जरा, मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में समय के साथ बदलाव आता जाता है। इस आधार पर मानव प्रजातियों के विकास में सहायक कारक जो हैं वो निम्न है। स्थानांतरण की प्रवृत्ति, सबसे पहले मनुष्य में सबसे जो मेन चीज रहती है वो रहती है स्थानांतरण की प्रवृत्ति। ये शुरू से ही प्रत्येक मानव में पाई जाती है। कोई भी मानव है वो एक जगह पर टिक करके नहीं बैठना चाहता। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी देर तक देखेंगे, उसके बाद फिर आपका भी मन करेगा कि भी मैं बाहर निकलूं, मतलब इस स्थान को छोड़ कर जाऊं, इस स्थान को थोड़ी देर के लिए घूम करके फिर वापस आऊं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एक छोटे रूप में हम इसे भी स्थानांतरण कहते हैं कि माइग्रेशन की जो हैबिट जो है वो मनुष्य के अंदर अपने वंशानुगत चली आ रही है। तो माइग्रेशन करना ये सबसे बड़ा मानव प्रजाति के विकास का एक कारक बना है। ग्रिफिथ टेलर ने यही कहा था कि भी सभी प्रजातियों का जो जन्म है वो मध्य एशिया में ही हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ कुछ प्रजाति अफ्रीका में चली गई, वहाँ रहने लगी, कुछ यूरोप में चली गई, कुछ ऑस्ट्रेलिया में चली गई और कुछ अमेरिका में चली गई। तो इस वजह से क्या हुआ, उनके जो शारीरिक लक्षण थे, अब सभी का जन्म एक ही जगह पर हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ उनके शारीरिक लक्षणों पर, शारीरिक बनावट पर वातावरण की छाप पड़ने लगी और अब वो फिक्स हो गया कि भी इस क्षेत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति या इस प्रजाति का अगला जो वंश आएगा वो ऐसा ही सेम ऐसी ही कॉपी बन करके आएगा। तो इस प्रकार से ये प्रजाति पर जो है सबसे बड़ी जो छाप पड़ती है वो जलवायु की पड़ती है। और जलवायु की छाप पड़ी किस वजह से, क्योंकि उसने स्थानांतरण किया। अगर वो एक ही जगह पर रहता है, शुरू में मानव, जितनी भी मानव जाति अगर पैदा हुई है, तो अगर वो एक ही स्थान पर रहती तो उसमें कोई भी प्रकार का कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलना था। लेकिन समय के साथ साथ में स्थानांतरण तो करना ही होता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्थानांतरण जो है वो होता जाएगा। मानव के उद्भव काल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करने की रही है। अतः आदि काल में मानव अपनी उत्पत्ति स्थान से स्थानांतरण होकर के दूसरे प्रदेशों में चला जाता है, प्रवास कर जाता है। इसके कारण उसके शारीरिक लक्षण दूसरे प्रदेश के भौतिक तथ्यों से प्रभावित होकर उसी के अनुसार परिवर्तित हो गए हैं। तो उसके जो शारीरिक लक्षण हैं वो भौतिक तथ्यों के अकॉर्डिंग बदल गए हैं। अब सेम एक ही स्थान पर जन्मे दो लोग, एक ने स्थानांतरण किया, उस पर नए भौतिक लक्षणों का प्रभाव पड़ा और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो दोनों की ही शारीरिक लक्षणों में क्या होगा,
हमें विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। टेलर ने क्या कहा, जिस मानव प्रजाति का उद्भव सर्वप्रथम हुआ वे दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित हो गए तथा शारीरिक लक्षणों में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ। तो आगे देखेंगे किस प्रकार से वो स्थानांतरित हुए थे। दूसरा होता है ग्रंथि रस का प्रभाव। ग्रंथि रस, अब जो हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि अगर हमें सर्दी लग रही है तो सर्दी से लड़ने वाले जो हार्मोन्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जो सर्दी से बचा के रखेंगे। बीमारी होगी तो बीमारी से लड़ने वाले जो हार्मोन्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, बीमारी से युद्ध करेंगे जितना उनके पास में युद्ध करने की क्षमता होगी। अगर ज़्यादा लंबे समय तक अगर वो युद्ध करते रहें और किसी प्रकार की कोई मेडिसिन ना ली जाए तो जो बाहरी जो वातावरण है उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रंथि रस वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहीं कभी कभार ग्रंथि रस अधिक रिलीव हो जाएंगे, ज़्यादा स्रावित हो जाएंगे हार्मोन्स, कभी कम होंगे। तो उसी के वजह से ही क्या हो जाता है, शारीरिक लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। मानव शरीर के आकार आकृति का निर्धारण, आकृति निर्धारण में शरीर की विभिन्न ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मानव शरीर अलग अलग भागों में स्थित ग्रंथियों से जलवायु तथा अन्य भौतिक कारकों के अनुसार विभिन्न रसों का निर्माण होता है। जलवायु और भौतिक दशाओं के कारण अलग अलग समय पर अलग अलग जो हार्मोन्स है वो रिलीव होते हैं। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि, थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित रस का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शरीर को जो आकार देना है उसके लिए ये 3 ग्रंथियां सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इनका साइंस के अकॉर्डिंग इनका अध्ययन करना एक बार कि पीयूष ग्रंथि का क्या क्या हमें उसका ध्यान रखना चाहिए अगर हमें कोई भी अपने शरीर का विकास करना है तो, ठीक है। जैसे बॉर्नविटा, हाइट लंबी करने के लिए बॉर्नविटा का प्रयोग किया जाता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, थायराइड ग्रंथि का अध्ययन किया जाए अच्छे से कि क्या ये थायराइड ग्रंथि से अगर रस हार्मोन्स रिलीव होता है तो हाइट ज़्यादा बढ़ती है या कम रिलीव होने से हाइट बढ़ती है। तो अगर आप हार्मोन्स को कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने शरीर की बनावट को कंट्रोल कर सकते हैं। एड्रिनल ग्रंथि से क्या होता है, इसमें जो हार्मोन्स रिलीव होते हैं उनसे किस पर इफेक्ट पड़ता है, त्वचा के रंग पर, सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन डी तथा इस ग्रंथि से स्रावित रस के रासायनिक क्रिया से त्वचा का रंग जो है वो निर्धारित होता है। देखो सूर्य की किरणें होती हैं उसमें विटामिन डी होता है, तो जैसे हमारी बॉडी विटामिन डी को ऑब्जर्व करती है तो अंदर जो एड्रिनल ग्रंथि है उसमें से जो स्रावित जो रस है, हार्मोन्स है, तो वो उसके साथ में रासायनिक क्रिया करेगा। क्रिया करने के बाद में डिसाइड करेगा कि इस बॉडी का, जिसके अंदर वो चल रहा है हार्मोन्स है, उस बॉडी का बाहरी आवरण कैसा होना चाहिए, वो अपने आप ही अंदर से डिसाइड करेगा। तो उसने डिसाइड किया कि भी जो बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, बहुत ज़्यादा विटामिन डी आ रहा है, इसका मतलब हमें ऐसी सरफेस बनानी होगी जो इसको सहन कर सके। तो इसके लिए जो भी उसके अंदर हार्मोन्स रिलीव होने होंगे, जो भी रासायनिक क्रिया होनी होगी, वो होने के बाद में उसका रंग जो है वो श्याम हो जाता है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है इन ग्रंथियों पर भी। पीयूष ग्रंथि से स्रावित रस के असाधारण विकास से ठुड्डी, आँख, नाक की भौहों का विकास होता है। किसी की नाक चौड़ी हो जाती है, किसी की नाक पतली हो जाती है, किसी की नाक चपटी हो जाती है, आंखें बाहर होती हैं, किसी की बहुत छोटी छोटी आंखें होती हैं, ठुड्डी होती है, किसी की आगे की ओर निकली हुई होती है, तो किसी का चेहरा कैसा होता है, स्पॉट होता है। ये सब डिपेंड करता है ग्रंथि रस के ऊपर। क्लियर? इस तरीके से जैविक परिवर्तन एवं छांट ये भी प्रजाति के विकास का एक कारक है। मानव के शारीरिक संरचना के रूप निर्धारण में विभिन्न वंश तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार एवं समय दर समय स्थानांतरित होते रहते हैं। इन जीन्सों में भौगोलिक कारकों जैसे जलवायु, आहार, बीमारी आदि के प्रभाव के कारण ही थोड़ा बहुत परिवर्तन हो पाता है। तो जलवायु, या तो आप ऐसे करें कि कोई काला व्यक्ति है उसको एसी में ला करके बिठाएं और
लगातार वहीं से उसका आगे के आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका वंश चलता रहे, तो फिर वो धीरे धीरे उसका जो है रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। ठीक है, श्वेत श्याम से श्वेत की ओर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से परिवर्तित होता है। उसकी आहार डाइट्स को चेंज कर दो, उसके अंदर अगर बीमारियां हैं तो उन बीमारियों को ठीक कर दो, तो उससे भी क्या होता है, प्रजाति के अंदर जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। मानवीय प्रजातियों का विकास एक निश्चित प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में होता है, लेकिन जब प्रजातियों का एक समुदाय स्थानांतरित होकर दूसरे परिवेश में चला जाता है, जिसके कारण वहाँ के वातावरण से समायोजित होने के कारण उसके जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो देखो, अगर अपने को कोई स्थान अच्छा नहीं लग रहा तो हम स्थान छोड़ के चले जाते हैं। जैविक परिवर्तन है छांट यानी कि चॉइस, जो भी हमारी चॉइस होगी। लड़का है काला है, वो चाहता है कि मैं काली लड़की से ना शादी करके गोरी से करूं, तो वो गोरी से करेगा। आगे के आगे धीरे धीरे उनका जो वंश चलेगा उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन आने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये छांट का नियम होता है। जलवायु का परिवर्तन, ठीक है, जलवायु का परिवर्तन हम देख ही रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो कारक है वो कौन है, जलवायु है मानव प्रजाति के निर्धारण में। प्रजातियों का मिश्रण, प्रजातियों का दो अलग प्रजातियां हैं। गोरे लोग जो हैं, जैसे यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय लोग भारत में आए, भारत में आकर के उन्होंने भारत की लड़कियों से शादी की, तो इस प्रकार से उनका जो वंश है वो उसमें मिक्सर हो गया। अभी मिक्स हो गया क्या, कि नई प्रजाति का एक उद्भव हो गया। इस तरीके से यूरोपीय लोग अगर अफ्रीका में गए तो अफ्रीका में जाकर के उन्होंने शादियाँ की, तो वहाँ पे अलग एक प्रजाति का उद्भव हो गया है। तो इस प्रकार से जब एक प्रजाति किसी आक्रमण या अन्य कारणों से दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित हो जाती है, तो वहाँ पहले से निर्वासित प्रजाति के साथ संबंध स्थापित होने पर एक नवीन प्रजाति का विकास होता है। इन नवीन प्रजाति के लोगों में दोनों प्रजातियों के लक्षण मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। एशिया, अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में अधिकांश प्रजातियां मिश्रण से उत्पन्न प्रजातियां हैं। ध्यान रखिएगा, एशिया, अमेरिका और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रजातियां कैसी हैं, मिश्रण से पैदा हुई प्रजातियां हैं। क्योंकि मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन देखा जाता है, सबसे ज़्यादा स्थानांतरण देखा जाता है, तो वो यूरोपियों में देखा जाता है। यूरोप में सबसे पहले यूरोप में जनसंख्या का जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे वहाँ से के जो विद्वान थे, वहाँ के जो बड़े बड़े धनवान लोग थे, वो उस यूरोप को छोड़ करके नई नई जगह पर जाना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो अमेरिका चला गया। ऐसे ही कैप्टन जेम्स था जो कि ऑस्ट्रेलिया में चला गया। मैगलन जो था वो दक्षिण अमेरिका में चला गया। तो इस प्रकार से वहाँ गए, तो वहाँ जा कर के भी देखा जब उन्होंने, तो प्रजातियाँ तो वहाँ पर भी रहती थी पहले से। ऐसा तो है नहीं कि अकेले यूरोप में ही लोग रहते थे। लेकिन क्या है कि जो प्रजातियां पहले रहती थी ना, उनका अपना एक स्ट्रक्चर था, उनकी अपनी एक शारीरिक बनावट थी। लेकिन जब जहाँ जहाँ पर ये यूरोपीय लोग गए ना, वहाँ वहाँ उन्होंने मिश्रित प्रजातियां जो हैं वो पैदा की हैं। यानी सबसे ज़्यादा मिश्रित प्रजातियां कहाँ पर देखने को मिलती हैं, एशिया, अमेरिका और अफ्रीका में देखने को मिलती हैं। और आप देखेंगे कि सबसे अधिक यूरोपीय लोगों के जो उपनिवेश थे, जैसे भारत भी यूरोपियों का गुलाम था, जिसे हम उपनिवेश कहते हैं, तो उपनिवेश जो है सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो यूरोपियों के उपनिवेश हमें अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अफ्रीका के अंदर इनके उपनिवेश देखने को मिलेंगे। निग्रो जाति कहाँ की है, निग्रो प्रजाति कहाँ की है, अफ्रीका की है। तो इसके साथ में श्वेत के संबंध से क्या बनी, मुलाटो प्रजाति का जन्म हुआ। इंडियन कहाँ की है, तो इंडियन प्रजाति ये होगी अपने रेड इंडियन, यहाँ पे शब्द होगा, या तो एक तो रेड इंडियन होगा इसमें, इंडियन और यूरोपीय है, ये इंडिया की प्रजातियाँ हैं। मेस्टिजो, ठीक है, इससे प्रजाति बनी। निग्रो प्रजाति, निग्रो अफ्रीका की है, अफ्रीका और एशिया की प्रजाति मिली तो जंबो प्रजाति का उद्भव हुआ। तो इस तरीके से ये प्रजातियों का विकास होता है। अब प्रजातियों के वास्तव में जो सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वो था उसकी स्थानांतरण की प्रवृत्ति का। और स्थानांतरण की प्रवृत्ति का जो नियम दिया था वो दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, प्रवास कटिबंध का सिद्धांत। प्रवास कटिबंध का सिद्धांत जो है 1919 में मिलता है। 1919 के अंदर ग्रिफिथ टेलर ने ये सिद्धांत बताया। क्या है सिद्धांत के प्रतिपादक
प्रतिपादन में क्या क्या बातें हैं। ग्रिफिथ टेलर ने सिद्धांत का प्रतिपादन 1919 में किया। इसे कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? कटिबंध सिद्धांत या स्तर सिद्धांत कहते हैं। इसमें टेलर ने जलवायु चक्र तथा विकासवाद के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास के साथ ही प्रवास पर भी प्रकाश डाला है। क्या कहते हैं? देखिए, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकासवादी सिद्धांत का ग्रिफिथ टेलर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये वही चार्ल्स डार्विन हैं, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी 1859 में। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी प्रजातियों का उद्भव, प्रजातियों का उद्भव, इन्होंने अपनी किताब लिखी थी। और प्रजातियों का उद्भव, इसी किताब को पढ़ करके, इस किताब में क्या लिखा था? जीवों के विकासवादी सिद्धांत, ये इनके विकासवादी सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों को पढ़ करके ही फ्रेडरिक रेटजल जो कि जर्मन भूगोलवेता हैं, इन्होंने मानव भूगोल की एक किताब लिखी जिसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। ये इनकी किताब का नाम है, जो कि किसने लिखी है? रेटजल ने लिखी है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेटजल को कहा जाता है। इन्होंने किससे प्रभावित हुए थे? ये चार्ल्स डार्विन के इस किताब से प्रभावित हुए थे। सेम ग्रिफिथ टेलर जो हैं, इन्होंने भी जब चार्ल्स डार्विन की किताब को पढ़ा तो तब इन्होंने भी ये भी बहुत प्रभावित हुए। क्या कहते हैं? विभिन्न मानव प्रजातियों की उत्पत्ति महाहिम युग से पहले हो चुकी थी। महाहिम, एक देखो आइस एज आई थी, ध्यान रखना, आइस एज जिसे हिमयुग कहते हैं, ठीक है, हिमयुग। इस हिमयुग के दौरान क्या हुआ था अभी कि प्रजाति की उत्पत्ति हुई, एक प्रजाति की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में हिमयुग आया। हिमयुग का मतलब है लगभग भूमध्य रेखा का एरिया छोड़ करके, कर्क रेखा तक का एरिया छोड़ करके संपूर्ण पृथ्वी पर बर्फ जमने लगी। ठीक है, क्या था? क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत कम था, आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस समय जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, पेड़ पौधे इतने बहुत अधिक थे, यानी कि तब तो जनजातियां भी नहीं थी। जनजातियों से पहले की बात हो रही है, जब प्रजाति की, नस्ल की, मानव जाति की शुरुआत हुई थी। तो उस समय क्या होता था? टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से मध्य एशिया के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले इन्होंने भी जो उदाहरण दिए हैं, जो सबसे अधिक प्रमाण जो मिले हैं वो मध्य एशिया में कहते हैं टेलर कि वहाँ पे प्रजाति का उद्भव हुआ, जन्म हुआ। मध्य एशिया में जब प्रजाति का उद्भव हुआ, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में है, तो वहाँ पर जब हिमयुग आया तो हिमयुग के दौरान वो प्रजाति जिसका जन्म हो गया था, वो प्रजाति दक्षिण की ओर चली गई। अब दक्षिण की ओर जब वो प्रजाति जाएगी तो उसके पास कौन सा रास्ता बचेगा? तो मध्य एशिया से जब वो नीचे की ओर जाएगी ना, तो सऊदी अरेबिया से होते हुए वो अफ्रीका महाद्वीप में चली जाएगी। तो अफ्रीका महाद्वीप में जाकर के वो भूमध्य रेखा पर रहने लगी। तो इनका ये कहना है कि सबसे पहले मध्य एशिया में प्रजाति का उद्भव हुआ। जैसे ही हिमयुग आया, हिमयुग का मतलब है आइस एज आया, आइस पूरी पृथ्वी पर आइस बर्फ जम जाती है भूमध्य रेखा का क्षेत्र छोड़ करके, इसीलिए वो प्रजाति गर्मी प्राप्त करने के लिए भूमध्य रेखा की ओर स्थानांतरण करती है, उस तरफ चली जाती है। अब जाने के बाद में जब हिमयुग चला जाता है तो वो प्रजाति तो वहीं रहने लग गई, अब फिर से नई प्रजाति का उद्भव हुआ। तो इस तरीके से हम आगे चल के देखते हैं। ये बात ये कहना चाहते हैं कि आइस एज समस्त प्रजाति का उद्गम स्थल एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग है, ये मानते हैं। इनकी पुस्तक प्रजाति एवं प्रवास, ठीक है, यानी कि रेसेज एंड माइग्रेशन, ये इनकी किताब है। तो कब लिखी थी इन्होंने? 1947 से 1949 के मध्य इन्होंने ये किताब लिखी है टेलर ने। अब देखिए इनके सिद्धांत की कड़ियाँ क्या क्या है। सबसे पहले मध्य एशिया को टेलर ने विश्व में एक केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना एवं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को प्रायद्वीप के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया एक मुख्य भूमि है और बाकी उसके चारों ओर फैले हुए हैं।
टेलर ने अपने सिद्धांत में कहा कि पृथ्वी पर प्रत्येक प्रायद्वीप में स्थित विभिन्न जातीय कटिबंध के रूप में पाई जाती हैं। विश्व की सभी मानव जातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया के कैस्पियन तथा अरब सागर के मध्य क्षेत्र को माना है तथा विभिन्न कारणों से यहाँ से स्थानांतरण कर विश्व के अलग अलग भागों में ये प्रजातियाँ चली गई। सर्वप्रथम इस भाग में निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति हुई। मध्य एशिया में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति हुई, जो स्थानांतरित होकर के एशिया महाद्वीप के किनारे पर बस गए। ठीक है, नीचे चले गए। उदाहरण के लिए तस्मानिया, कीनिया, ग्रीनलैंड, ब्राज़ील, ये जो क्षेत्र है ये इन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में जाकर के वो प्रजातियां जो है वो बस गई थी। अगला पॉइंट देखिए, टेलर के सिद्धांत को इस कारण भी बल मिला, इनके सिद्धांत को बल मिला। किस कारण से? आदिम प्रजातियां उन क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां उनका उद्भव नहीं हुआ, बल्कि दूसरे प्रदेशों से स्थानांतरण करके यहां आई हुई हैं। एक बात इनकी सत्य यहां से साबित हो गई, क्योंकि जितनी भी प्रजातियां जिस क्षेत्र में निवास कर रही हैं ना, वो वास्तव में उस क्षेत्र की है ही नहीं। तो इसका मतलब टेलर की एक बात तो सच है कि प्रवास जो सिद्धांत है इन्होंने दिया है वो सही है। चलिए, क्योंकि इस सिद्धांत की हमें आलोचनाएं भी करनी है। ओके, इस तरीके से इन्होंने ये बता दिया यहाँ पे कि भी यहाँ से प्रजातियाँ जो है उत्पत्ति प्रजातियों की होती है। अब हम प्रजातियों के बारे में देख लेते हैं। प्रजातियों का वर्गीकरण देखते हैं बाह्य शरीर के लक्षण के आधार पर। तो बाह्य शरीर का जो लक्षण है उसमें सबसे पहले शरीर की लंबाई और कद को लेते हैं। अब देखिए, जिसका कद नाटा होगा वो उसकी ऊंचाई लगभग 148 से 158 सेंटीमीटर होगी। इसमें कौन कौन आएगा? देखो, पिग्मी, चीन, जापान, पेरू, दक्षिण भारत, ये जो लोग हैं इनकी हाइट कैसी है? नाटा है। मंझला वाले जो है कहाँ पे रहते हैं? मलेशिया, पूर्वी सुमात्रा और न्यू गिनी। लंबा कद भूमध्य सागरीय और ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है। भूमध्य सागरीय, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखीय नहीं है। बहुत लंबा अल्पाइन, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या है? प्रजातियों की लंबाई जो है इस प्रकार से पाई जाती है। तो पहला एक तो हमारे पास में शारीरिक लक्षण कौन सा है? लंबाई का आधार। दूसरा हमारे पास में कौन सा है? सिर का आकार कैसा है। तो सिर का एक सूचकांक निकाला जाता है। ये सूचकांक आप एक बार देख लो किस तरीके से होता है। सिर की लंबाई और सिर की चौड़ाई, सिर की चौड़ाई जो होती है उसमें भाग देना है। मान लो सिर की जो चौड़ाई है, चौड़ाई वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सिर की जो लंबाई है वो मान लेते हैं कि कितनी है? 75 सेंटीमीटर है। 75 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। और गुना में क्या करना है? 100। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 200, 200 बटा में 3, यानी कि 66.5 सही 2/3। तो 66 इसका सूचकांक हमें देखने को मिलेगा। 66 सूचकांक का मतलब है 77 से कम अगर किसी का सूचकांक आया, इसका मतलब उसका सिर कैसा है? लंबा है। तो आप खुद देखिए, जिसकी चौड़ाई 50 थी और लंबाई 75 थी, तो सिर कैसा दिखेगा? देखने में लंबा दिखेगा। ऐसे ही 77 से 81 सूचकांक जिसका आएगा उसका सिर कैसा है? मध्यम है। और तीसरा है हमारे पास में 81 से अधिक सूचकांक जिसका मिलेगा उसका सिर कैसा है? चौड़ा होगा। 81 से 100 की तरफ मिलने का मतलब है कि यहाँ पर आपको चौड़ाई 50 सेंटीमीटर मिल रही है और इसकी जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है। तो अब हम देख लेते हैं 100 से इसको करके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको कटिंग कर लेते हैं, 56 लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 10 6 के 60, 6 निमा 54, 9 पे गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये 0 से 0, ये कितना हो गया? 90। तो देखो इसकी चौड़ाई कितनी थी? 54 इसकी चौड़ाई थी और लंबाई कितनी थी? 60 थी। तो आप देख सकते हैं दोनों कितना करीब हैं। लंबाई और चौड़ाई लगभग दोनों बराबर 80 आ रही हैं, इसीलिए इसका सिर कैसा होगा? चौड़ा होगा, यानी गोल ही दिखेगा। तो इस तरीके से दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि
प्रजातियों के जो सिर है वो कैसा है, या तो लंबा होगा या मध्यम होगा या फिर चौड़ा होगा। नेक्स्ट, बालों की बनावट कैसी होगी? तो बालों की बनावट 3 प्रकार की हम आगे देखेंगे। सीधे, लंबे और खड़े बाल किसके होते हैं? मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं। चिकने बाल यानी कि कोमल एवं मुड़े हुए, लहरदार बाल, छल्लेदार बाल और घुंघराले बाल। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 5 प्रकार के बाल आ रहे हैं। नाक, तो नाक किसी की नाक लंबी होगी। देखो, अगर लंबाई अधिक है तो नाक कैसी होगी? पतली होगी, ठीक है। उसके बाद में पतली, फिर मध्यम, फिर चौड़ी और फिर बहुत ज़्यादा चौड़ी। बहुत चौड़ी का मतलब है उसकी नाक की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? बराबर है। तो ऐसा दिखेगा, नाक चपटी दिखेगी बिल्कुल, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं मानव प्रजातियों का वर्गीकरण क्रोबर के द्वारा। अब विद्वान के द्वारा हम प्रजातियों का वर्गीकरण हम बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि क्रोबर ने प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है। अभी तक आपने जो बात देखी, सबसे पहले आपने देखा था कि प्रजाति किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में प्रजातियों की परिभाषा आपने लिखनी है, फिर उसके बाद लिखना है कि प्रजातियों के उद्भव के कारण क्या हैं, उनको प्रभावित, उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो वो हमने 5 कारक देखे थे, जिसमें स्थानांतरण की प्रवृत्ति, ग्रंथि रस, ठीक है, और कांट छांट का नियम, ये बातें उसमें सम्मिलित थी। उसके बाद में हमने देखा कि प्रजाति का वर्गीकरण हम कर तो रहे हैं, लेकिन किस आधार पर कर रहे हैं? तो बाह्य शरीर के आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण कर रहे थे। बाह्य शरीर में क्या क्या आ जाता है? उसका चेहरा हो जाएगा, सबसे पहले सिर हो जाएगा, किसी का सिर पतला, किसी का चौड़ा, किसी का मध्यम। नाक के आधार पर, बालों के आधार पर, और तीसरा कौन सा था हमारे पास में? बाल थे, नाक थे, और कौन सा था? चेहरा, सिर था। तो 3 प्रकार हमारे पास में यहाँ पे प्रजाति के बाहरी लक्षण हमें देखने को मिले थे, और एक था कद। हाँ, 4 हमारे पास में पॉइंट थे मानव प्रजाति को बताने के लिए। अब देखते हैं कि कौन से विद्वान ने कौन से लक्षणों को उठाया और प्रजातियों के नाम बताए। जैसे क्रोबर है, अल्फ्रेड लुइस क्रोबर 1816 से लेकर 1860 के बीच में इन्होंने ये बात कही, बात लिखी। प्रसिद्ध अमेरिकी सांस्कृतिक मानव शास्त्री है। ये कौन थे भी? एक मानव शास्त्री थे। इन्होंने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए मानव की त्वचा का रंग लिया। एक तो भी ध्यान रखिएगा कि त्वचा का रंग सबसे इम्पोर्टेंट बात ली, तो त्वचा का रंग को आधार माना। तो बस इसका तो आपने ये देखना है कि इन्होंने त्वचा का रंग लिया है, बाहरी लक्षण है। अब इस आधार पर इन्होंने 3 प्रमुख प्रजातियां और 11 उप प्रजातियां बताई हैं। कौन कौन सी 3 मुख्य प्रजातियां हैं? तो देखिए जरा। सबसे पहली है कॉकेशियन प्रजाति। कॉकेशियन प्रजाति के लक्षण क्या होते हैं? इसका रंग श्वेत होता है। रंग कैसा होता है इसका? श्वेत, यानी कि सफ़ेद, यानी कि ये गोरे लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? गोरे। इन्होंने इसके अंतर्गत किस किस को रखा? नार्डिक प्रजाति को, अल्पाइन को और भूमध्य सागरीय को यहाँ पे रखा। तो हम इसके अंदर देख लेते हैं कि इनकी अन्य विशेषताएं कौन सी आने वाली हैं, ठीक है। सॉरी। तो नार्डिक जो होता है ना, नार्डिक, अब रंग तो उसने बता दिया कि इन तीनों का रंग कैसा है? श्वेत है। और क्या विशेषता है वो हम देख लेते हैं। इनकी नाक पतली होती है, लहरदार बाल होते हैं, और सिर कैसा होता है? पतला होता है। ये हो गया। अल्पाइन के बाल और नाक नार्डिक के समान होते हैं, यानी कि बाल लहरदार होंगे, नाक पतली होगी, और सिर जो है इसका थोड़ा सा मध्यम होगा। भूमध्य सागरीय जो है, इसका नाक और सिर कैसा है? पतला है। तो मेनली आपके पास में ये बन रहा है कि कॉकेशियन प्रजाति के अंतर्गत 3 प्रजातियां आती हैं, नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। आगे मैं बताऊंगा आपको कौन सी प्रजाति कहाँ पर है, लेकिन एक बार देख लीजिए, उसकी विशेषता को याद रखिएगा। तो नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय तीनों का रंग श्वेत, तीनों का नाक लगभग पतला, बाल लहरदार, और सिर भी लगभग क्या है इनका? पतला ही है, ठीक है। ये कहानी होगी यहाँ पे खत्म, किसकी? कॉकेशियन की। दूसरा इन्होंने प्रजाति का नाम दिया है मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति का रंग कैसा होता है? पीला होता है, पीलापन।
इसका मतलब ये बहुत ही ठंडे प्रदेश की प्रजाति है। ठीक है, वो कॉकेशियन जो है वो शीतोष्ण कटिबंध की प्रजाति है और मंगोलाइड जो है ये शीत कटिबंध की प्रजाति है, इसीलिए उसका रंग जो है ज़्यादा पीला हुआ। अगर रंग काला होता तो हम समझते हैं कि वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की प्रजाति है। इसमें उन्होंने क्या क्या लिया है, इसमें मंगोलियन जिसके बाल सीधे होते हैं, सिर चौड़ा होता है और नाक मध्यम होती है। मलेशियन इसका नाक मध्यम होता है और सिर चौड़ा होता है। अमेरिकन इसमें भी सेम। तो देखिए मंगोलाइड प्रजाति की मुख्य विशेषता क्या मिलेगी, रंग पीला, नाक कैसी है, मध्यम है, नाक मध्यम है, बाल सीधे हैं। पिछले वाले के बाल कैसे थे, लहरदार थे। ठीक है, कॉकेशियन के बाल लहरदार थे, इसके बाल कैसे हैं, सीधे हैं। और सिर कैसा है, सिर यहाँ पे चौड़ा है, जबकि उनका सिर कैसा था, पतला था। कंपैरिजन करके पढ़ना बहुत ही आसान रहेगा। अब आती है बारी निग्रोइड की। निग्रोइड का रंग कैसा रहेगा, काला, बाल कैसे रहेंगे, ऊनी लच्छेदार, जो अभी तक नहीं आए थे। ठीक है, और तीसरा क्या चीज़ आ गई हमारे पास में रंग काला या श्याम हो गया। इसमें कौन कौन आ रहा है, निग्रो, मेलेनेशियन, पिग्मी, बुशमैन आदि उपप्रजातियाँ आती हैं। बाल ऊनी होते हैं, नाक चौड़ी होती है। अभी तक नाक कैसी आई थी, पहले वालों की पतली, इनकी मध्यम, और यहाँ पे नाक चौड़ी आ गई। सिर कैसा है, मध्यम है, क्योंकि पहले वालों का सिर पतला था, इनका सिर चौड़ा है, और इनका सिर कैसा है, मध्यम, इनकी विशेषता है। क्लियर। अब देखिए ये आ गई हमारे पास में निग्रोइड। तो निग्रोइड प्रजाति है, इस तरीके से रंग है उसका। कॉकेशियन प्रजाति है, मंगोलाइड प्रजाति है, और नेक्स्ट हमारे पास में ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। ठीक है, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति कौन बताएगा, आगे चल करके ग्रिफिथ टेलर वगैरह वो बताएंगे। ठीक है, तो ये प्रजाति होती है। आप देख सकते हैं निग्रोइड प्रजाति जो है, इसका जो है सिर कैसा है, सिर इनका मध्यम है। ठीक है, इनका सिर कैसा था, पतला था, और इनका सिर कैसा था, चौड़ा था। ये बात क्रॉबर ने कही थी। ठीक है, फिर त्वचा का रंग, ये तो मेन है क्रॉबर के लिए, त्वचा का रंग, तो यहाँ पे काला। ठीक है, इनका श्वेत और इनका पीलापन। ठीक है, पीलापन लिए हुए। फिर क्या कहा था, नाक की बात करें तो नाक में यहाँ पर निग्रोइड की नाक, सबसे बाद वाले की नाक इन्होंने कैसी कही थी, सिर मध्यम है ना, तो इनकी नाक चौड़ी है। नाक कैसी है भी इनकी, सबसे निग्रोइड वाले की नाक कैसी है, चौड़ी नाक है। ठीक है, नाक कैसी हो गई, चौड़ी। इनकी नाक कैसी है, पतली है, और इनकी नाक कैसी है, मध्यम है। ठीक है, बालों की बात करें, बाल तो इसके बाल कैसे हैं, ऊनी है, छल्लेदार है, घुंघराले बाल हैं निग्रोइड के। कॉकेशियन के बाल कैसे हैं, लहरदार हैं, लहरदार कॉकेशियन के बाल हैं। और मंगोलाइड के बाल कैसे हैं, सीधे हैं। मंगोलाइड के बाल कैसे मिलेंगे आपको, सीधे मिलेंगे। तो ये 3 प्रजातियां उसने मेन बताई हैं क्रॉबर ने। क्लियर। आगे देखिए जरा, नेक्स्ट बात करते हैं कैसे कैसे प्रजातियां कहाँ कहाँ पे निवास करती हैं। मध्य एशिया का कौन सा भाग है, ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन, और ये अरब सागर है। तो उन्होंने ये वाला क्षेत्र माना है, टेलर ने इस क्षेत्र में माना है कि सबसे पहले प्रजातियों का उद्भव यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ से उद्भव होने के बाद में सबसे पहले निग्रेटो प्रजाति, निग्रोइड, और ये हमारे पास में है कॉकेशियन प्रजाति है। कॉकेशियन का क्या है भाई, कॉकेशियन प्रजाति यहाँ पे, और इसकी 3 प्रजातियाँ आगे जिसमें हम देख रहे हैं नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। ठीक है, उसके बाद में मंगोलाइड प्रजाति, ये मंगोलाइड प्रजाति है जिसके अंतर्गत 3 कौन कौन सी, एक मंगोलियन, दूसरी कौन सी, दूसरी आएगी यहाँ से रेड इंडियन, और तीसरी कौन सी,
ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। ये हमारे पास में इस तरीके से ये प्रजातियाँ देखने को हमें आगे मिलेंगी। चलिए देखते हैं ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण देखते हैं प्रजातियों को लेकर के। ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु चक्र तथा प्रजाति के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर 1919 में मानव प्रजातियों के लिए प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा, संसार की समस्त मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। जलवायु परिवर्तनों के कारण समय के साथ साथ प्रजातियां यहाँ से स्थानांतरण करती गई। टेलर ने बालों की बनावट, ध्यान रखना, टेलर ने बालों की बनावट और मानव की खोपड़ी, ठीक है, मानव की खोपड़ी मतलब सिर की चौड़ाई और लंबाई के आधार पर मानव प्रजातियों का विभाजन जो है वो 7 भागों में किया है। कौन कौन से 7 भाग हैं देखिए जरा। सबसे पहले निग्रिटो, यह प्रजाति सबसे प्राचीन है। सर्वप्रथम इसी प्रजाति का उद्भव मध्य एशिया में हुआ था। अन्य प्रजातियों के उद्भव एवं विकास के कारण निग्रिटो यहाँ से स्थानांतरण कर गए तथा महाद्वीपों के किनारों पर रहने लगे। सिर का सूचकांक कितना है 68 से 70, यानी कि सिर कैसा है इनका पतला। इनका सिर कैसा होता है पतला होता है, ठीक है, लंबा होता है यानी कि सिर। कद इनका कैसा है कद नाटा होगा। त्वचा कैसी होगी काली। नाक चपटी एवं चौड़ी, नाक कैसी है चपटी एवं चौड़ी है। उसने भी क्या कहा था, नाक चौड़ी ही कही थी। चलिए, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, जबड़ा देखो, जबड़ा कहाँ है आगे की ओर निकला हुआ है। होंठ मोटे हैं। ऊनी छल्लेदार इनके बाल हैं। बाल कैसे इनके ऊनी है, छल्लेदार है। सिर कैसा है लंबा है और पतला है, पहले हमने लिख दिया यहाँ पे। ये इनकी शारीरिक विशेषता पाई जाती है। ये लोग कहाँ पे रहते हैं, ये प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है, श्रीलंका में, मलाया, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, युगांडा, कांगो बेसिन, कैमरून, अंडमान निकोबार आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ये जो सारा का सारा क्षेत्र है ये कौन सा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये, भूमध्य रेखीय। तो आपने भूमध्य रेखीय मानव के बारे में जब आपने पढ़ा था तो तब आपने उनके लक्षण इस प्रजाति के जैसे ही बताए थे। कौन सी पढ़ी थी आपने, पिग्मी और मसाई जनजातियां, ये आपने 2 यहाँ पे पढ़ी थी। आगे देखिए निग्रो प्रजाति। निग्रो जो है यहाँ पे बात करते हैं, सिर का सूचकांक 70 से 72, यानी रहेगा पतला ही, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया पहले वाले से, इसका सिर चौड़ा हो गया है, ठीक है। लंबे गुगराले बाल हैं। त्वचा का रंग भूरा है, त्वचा का रंग भूरे से हल्का लाल है, यानी कि काला है, काला ही मानो इसका रंग भी, श्याम रंग मानो इसका। कद नाटा है, नाक चौड़ी है और चपटी है, सेम वही। जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ पाया जाता है। तो ये लोग कहाँ पे रहते हैं, सूडान, गिनी तट, नाइजीरिया, पापुआ न्यू गिनी। तो ये लगभग वही भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। यहाँ पे दोनों क्षेत्र वही है। ऑस्ट्रेलाइड, तीसरी प्रजाति इन्होंने क्या दी, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति कही है, जिसमें कपाल का सूचकांक कितना है 72 से 74 है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन कब तक हम इसको चौड़ा नहीं मानने वाले, वहाँ पर हम पहले मैंने आपको बताया था 71 से नीचे पतला, उसके बाद में 77 से जाकर के चौड़ा मध्यम सिर आएगा, ठीक है, 77 पे। लेकिन इसका मतलब अभी भी ये कैसा रहेगा, पतला ही माना जाएगा। सिर लंबा पतला, कद इनका छोटा है, नाक मध्यम चौड़ी। नाक कैसी हो गई अब इनकी, मध्यम हो चुकी है। अभी तक नाक कैसी आ रही थी, चपटी आ रही थी, यानी कि चौड़ी आ रही थी, नाक चौड़ी थी। अब इनकी नाक कैसी, मध्यम है। कत्थई और हल्का पीला त्वचा का रंग होता है। बाल कैसे होते हैं, घुंघराले होते हैं। जबड़ा आगे की ओर निकला इनकी विशेषता होती है। मध्य एवं दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मध्य अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के लोग जो हैं वो किस प्रजाति के हैं, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। ऑस्ट्रेलाइड से आप डायरेक्ट सीधा ऑस्ट्रेलिया समझना, ठीक है। और मध्य एशिया से जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो भारत बीच में आएगा, इसलिए भारत का क्षेत्र भी आ गया बीच में। भूमध्य सागरीय का सूचकांक अभी भी 77 तक पहुंचा है, यानी इसका सिर अभी भी लंबा ही है, यानी पतला है। बाल कैसे हैं इसके, घुंघराले। अभी तक देखो बाल कैसे आ रहे हैं, अभी तक बाल घुंघराले ही चले आ रहे हैं, ध्यान रखना।
बाल घुंघराले चले आ रहे हैं। नाक कैसी है? पतली है। सबसे पहले वाले की नाक कैसी आई थी? चौड़ी आई थी, चपटी आई थी। पहले दो की नाक चौड़ी थी, फिर अगले दो की नाक जो है वो पतली है। अभी हम 4 पे पहुंचे हैं। जबड़ा थोड़ा आगे की ओर, थोड़ा आगे की ओर, ठीक है ना। पहले शुरू वाले में बहुत आगे की ओर था, तो पहले दो का जबड़ा आगे की ओर था, अगले दो का जो जबड़ा है वो थोड़ा आगे की ओर है। त्वचा का रंग कांसे के समान जैतूनी, कद मध्यम है और भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पे रहते हैं? भूमध्य सागर के तट में रहते हैं ये लोग। तो इनका कद कैसा है? मध्यम कद है। सबसे पहले वाले का कद कैसा था? नाटा। पहले दो का कद नाटा था, फिर कद कैसा हो गया था? मध्यम कद हो गया था। 5वें नंबर पे देखिए नार्डिक प्रजाति। तो भूमध्य सागरीय, नार्डिक और अल्पाइन, ये तीनों प्रजातियां क्रोबर के अनुसार किसकी हैं? कॉकेशियन की हैं। कॉकेशियन की ही प्रजातियां हैं। मतलब वही चीजें जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यही बातें हमने वहां लिखनी है। बस ध्यान रखना कि क्रोबर के अनुसार त्वचा को मेन इंपॉर्टेंस देनी है। तो यहाँ पे त्वचा को बाद में लिखा जा रहा है, क्रोबर के अंदर जब लिखोगे तो त्वचा को पहले लिखना है। क्योंकि इसने किसकी बात की थी? टेलर ने बाल और सिर का सूचकांक लिया था। कपाल सूचकांक 78 से 82। अब देखिए सिर कैसा हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, ठीक है। सिर कैसा है? मध्यम लंबा एवं मध्यम चौड़ा। ना तो इसको ज़्यादा चौड़ा कहेंगे, ना इसको ज़्यादा पतला कहेंगे, बीच वाला मध्यम आ गया। बाल कैसे हैं इनके? लहरदार हैं। अब तक बाल कैसे चले आ रहे थे? घुंघराले ऊनी बाल आ रहे थे। पहले चारों के बाल ऊनी हैं, अब बाल लहरदार आएंगे, ठीक है। नाक गरुड़ के समान है, यानी कि नाक पतली हो गई है, ठीक है। नाक कैसी हो गई है? पतली। तो नाक पतली, ये सेम है। चेहरा चपटा है, त्वचा का रंग गोरा हो गया। अब ये कहाँ पे? यूरोप की बात हो रही है। नार्डिक तो गुलाबी है। कद इनका कैसा है? लंबा है। मुख्य रूप से यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये रहते हैं। ये नाजी वर्ग जो है मुख्य रूप से इसी प्रजाति का वर्ग है, नाजी, जो कि आपका क्या नाम था उसका? हिटलर के जो वर्ग है, ठीक है। अल्पाइन जो है, जो कि इटली के उत्तर में रहते हैं, इटली का जो क्षेत्र है वो अल्पाइन कहलाता है। सिर का सूचकांक 82 से 85, यानी सिर कैसा है? चौड़ा है। तो सिर चौड़ा हो गया। अभी तक सिर कैसा मध्यम था, अब सिर चौड़ा हो जाएगा। अब अगले 6ठे और 7वें का सिर कैसा रहेगा? चौड़ा रहेगा। 5वें का सिर कैसा है? मध्यम है। और उससे पहले वालों का सिर कैसा था? लगभग इनका सिर पतला था, ठीक है। बाल कैसे हो गए? सीधे। अब बाद वालों के बाल सीधे होंगे, इसके बाल लहरदार थे। उससे पहले वालों के बाल चारों के कैसे थे? घुंघराले बाल थे। घुंघराले बाल, सीधे बाल और लहरदार बाल और सीधे बाल। नाक कैसी है? पतली है, ठीक है। नाक पतली है। अभी तक नाक पतली चली आ रही थी, यहाँ पे आकर के नाक भी कैसी थी? पतली थी। त्वचा का रंग कैसा है? श्वेत है। त्वचा का रंग श्वेत है। चेहरा कैसा है? सपाट है। निवास कहाँ पे करते हैं? यूरोप महाद्वीप के मध्य अल्पाइन के निकट ये निवास करते हैं। अब आएगा भी अल्पाइन, अच्छा वापस से आ गया, इसको छोड़ दो, हमने अध्ययन कर लिया। मंगोलियन, देखो मंगोलियन प्रजाति जो है, ध्यान रखिएगा, मंगोलियन, इसमें क्या कहता है? 85 से 92। अब इनका सर बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, चौड़े सर वाले हैं, बड़ा सारा चेहरा इनका दिखेगा आपको मंगोलियन का। जैसे आप चाइनीज़ को देखते हैं, जापानीज़ को देखते हैं, कोरियाई देश लोगों को देखते हैं, या मंगोलियन देशों को अगर देखेंगे तो आपको सिर उनका कैसा दिखेगा? चौड़ा दिखेगा। नाक कैसी दिखेगी? चपटी दिखेगी, ठीक है। तो नाक सभी प्रजातियों के बाद में विकसित होने के कारण इसे नवीनतम प्रजाति माना जाता है। सिर कैसा होता है? गोल होता है। बाल इनके सीधे होते हैं। नाक पतली होती है। अच्छा, चपटी वाली ऑस्ट्रेलाइड की थी। स्पाट चेहरा, चेहरा कैसा दिखेगा? स्पाट, आगे से सीधा दिखेगा बिल्कुल। और रंग कैसा होता है? पीलापन, गोरा होता है। और कद कैसा होता है? मध्यम होता है। इनका कद मध्यम होता है, जबकि किसका था भी? नार्डिक का कद कैसा था? लंबा था। पूर्वी एशिया, चीन, जापान और कोरियाई देशों में, कोरियाई क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। तो आपने देख लिया इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ मध्य एशिया से उद्भव हुआ। 7 प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो 1 नंबर की प्रजाति जो है महाद्वीपों के किनारों पर रहने लगी। दूसरे नंबर की प्रजाति यहाँ पर रहने लगी। तीसरे नंबर की प्रजाति जो है वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलाइड है। ये तीसरे नंबर की प्रजाति है ऑस्ट्रेलाइड, जो ऑस्ट्रेलिया तक जाएगी। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र से होकर के जा रही है, उसी क्षेत्र में ये प्रजाति के हमें लोग मिलेंगे।
फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे देखेंगे तो भूमध्य सागरीय, 4 नंबर पे भूमध्य सागरीय, 5 नंबर पे नार्डिक, 6ठे नंबर पे अल्पाइन। ये तीनों प्रजातियां कॉकेशियन पर्वतमाला से होकर के निकलती हैं, इसीलिए इसको कॉकेशियन कहा था क्रोबर ने। 5 कहाँ तक हो गए? 5 और 6, ये 6 तक हो गए। और 7वीं प्रजाति कौन सी है? मंगोलाइड प्रजाति है। 7वीं प्रजाति है मंगोलाइड, जिसमें मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया देश हो गया। मंगोलिया के बाद में ये अपने पास में पूर्वी एशिया हो गया। पूर्वी एशिया के साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे रेड इंडियंस इस प्रजाति के लोग हो गए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में हैडन का। हैडन द्वारा देखिए, ये भी सिंपल है। हैडन के 3 ही प्रजाति इसने मेन बालों की बनावट को लिया है, तो बालों के आधार पर करेंगे। हैडन ने सिर के बालों की बनावट के प्रमुख आधार माना है। 1924 में इन्होंने प्रकाशित पुस्तक रेसेस ऑफ मैन में प्रजातियों के विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। बालों की बनावट के अतिरिक्त सिर, त्वचा का रंग, शारीरिक कद, नाक की आकृति आदि को भी इन्होंने लिया है। बालों की बनावट के आधार पर हैडन ने प्रजातियों के 3 भाग किए हैं। सबसे पहले ऊनी, लच्छेदार या छल्लेदार, ठीक है, एक ही बात है। ऊनी बाल यानी घुंघराले बाल, यानी लच्छेदार बाल यानी छल्लेदार बाल। तो अब देखना आपने कि ऊनी बाल में कौन कौन लोग आ रहे थे। तो पहले वाले ऊनी बाल में आ रहे थे। बालों का ऊर्ध्वाधर काट जो होता है वो 40 से 50 होती है, तो इसको छोड़ दो, ये उसी तरीके से सूचकांक की तरह से है। इनके बाल ऊन की तरह छल्लेदार होते हैं। इसके अंतर्गत निग्रो, निग्रिटो 2 प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है। निग्रिटो प्रजाति के लोगों का कद कैसा होता है? बड़ा होता है, लेकिन रंग कैसा होता है? काला होता है, जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी। अधिकतर ये प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो उष्णकटिबंधीय में तो अपने आप ही निवास करेंगी कि देखो उष्णकटिबंधीय में निवास करने वाली जो प्रजाति है वो अपने आप ही काली होगी ही होगी। क्लियर? ये हो गया एक। दूसरा कौन सा है? लहरदार बाल। इसमें किस किस को लिया उन्होंने? ऑस्ट्रेलियन को लिया और कॉकेशियन को लिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलाइड और कॉकेशियन को लिया। पहली 2 प्रजातियां देखो, ग्रिफिथ टेलर ने 7 कही थी, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहली 2 को, जिसमें निग्रिटो और निग्रोइड 2 प्रजातियां, निग्रो और निग्रोइड थी 2 प्रजातियां। इनके बाल कैसे हैं? छल्लेदार हैं, ऊनी हैं। और अब बारी किसकी? इन्होंने किसको ले लिया? इन 2 को ले लिया। अभी इन्होंने ले लिया है ऑस्ट्रेलियन और कॉकेशियन को ले लिया। कॉकेशियन में कौन सी आ गई? अल्पाइन और नार्डिक, ये तीनों आ गई। तो कौन सी छोड़ दी है इन्होंने? तो देखिए यहाँ तक की बात इन्होंने कर ली। इसमें ये पूरी बात इसके अंदर अंतर्गत हो गई। जो ग्रिफिथ टेलर के 7 विभाजन थे ना, उसके अकॉर्डिंग अब इसमें 4 आ गई। तो इनके बालों का ऊर्ध्वाधर काट कैसी होती है, यानी कि बाल कैसे होते हैं? इनके लहरदार बाल होते हैं। और फिर आ गया अभी सीधे बाल वाले। तो सीधे बाल वाले में कौन कौन सी हैं? मंगोलियन है, पोलिनेशियन है, अमेरिकन है, सीधे बाल हैं। शरीर का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और कद कैसा होता है? मध्यम होता है। तो ये कौन है? मंगोलाइड है, मंगोलाइड, जो अभी अभी हमने लास्ट में देखी थी, 7वीं प्रजाति। तो इस तरीके से ये हमें प्रजातियां जो है देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से मानव प्रजातियों का ये हमारा टॉपिक था। बड़े आराम से आप इस वीडियो को देख लेना, नोट्स बना लेना। कुछ ना समझ में आए तो हम इसका फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।